नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो नाउ इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन्स, इट इज पार्ट 2 चैप्टर 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो इन अंडर चैप्टर 2 देर आर सेक्शंस फ्रॉम 5 to 50. Okay, in Indian Evidence Act, chapter 2 was of the relevancy of fact, and हमारा जो चैप्टर 2 था दैट वाज फ्रॉम सेक्शन 5 to 55. मूविंग ऑन, हमारा सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 सेज दैट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स. ओके, दिस वॉज अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. एज सच हमारा जो लैंग्वेज है ऑफ द सेक्शन दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड, इट इज द सेम. So if you read further, it says that in any suit or proceedings of existence or non-existence of every fact and issue or relevant fact that is declared under Bharatiya Sakshi Adhiniyam and of no other are relevant. Okay? इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि किसी भी सूट या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है, किसी भी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को अगर कोई बताता है तो दैट फैक्ट इज रेलेवेंट. ओके, सो अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, दैट सेज दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to CPC. यानी कि अगर हमें हमारे CPC में हमें मना किया गया है कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ का एविडेंस नहीं दे सकते या कोई पर्टिकुलर इंसान जो है ये इस चीज़ का एविडेंस नहीं दे सकता, तो उस केस में जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है दैट विल नॉट एनेबल दैट पर्सन कि हाँ ठीक है तुम दे दो. क्यों? क्योंकि वो तो फिर ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी हो जाएगा ना लॉ के. Okay, so that is not allowed. If you see the illustration, that is also not changed. It is the same illustration. तो हमारा illustration kindly guys आप अपना बेयर एक्ट अपने साथ लेके बैठें, because only then you will be able to understand. ये तो जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, that is only the notes, but हमें हमारे बेयर एक्ट के साथ पढ़ना है इन सबको. तो जो हमारी illustrations हैं, they are, the first illustration is A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. अब यहाँ पर हमारे फैक्ट एंड इशू क्या बन सकते हैं? सो हमारे फैक्ट एंड इशूज जो ट्रायल में बनेंगे वो हैं A is beating with the club, A is causing B's death by such beating, A is intention to cause B's death. तो अब यहाँ पर क्या हमने जो, जैसे इफ यू रीड द इलस्ट्रेशन तो आपको पता चलेगा कि जो हमने पॉइंटर्स चूज किए यहाँ पे, दे आर द मेन इश्यूज. दैट इज, हम पहली बात यही पूछते हैं ना कि मर्डर कैसे हुआ, क्या मर्डर कैसे पीट के किया है, किसी चीज से मारा है, किस चीज से मारा है, क्या वही चीज से मारा है, या फिर इंटेंशन क्या थी मर्डर कॉज करने की. तो दीज आर द मेन क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एंड दे आर ओनली द फैक्ट एंड इशू. ओके, मूविंग ऑन फर्दर टू नेक्स्ट. ओके, सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ऐड करवाना चाहती हूँ विच इज़ नॉट रिटन हेयर बट आई विल जस्ट ओरली डिक्टेटेड टू यू. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. ओके, यहाँ पर जो एडमिसिबिलिटी है एंड जो रेलिवेंसी है, दे कैन बी, यू नो, इट सीम्स कि वो दोनों सिनोनिमस हो सकते हैं, बट दे आर नॉट, दे आर डिफरेंट. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक चीज़ जो कि क्या कहते हैं एडमिसिबल हो वो रेलिवेंट हो, बट मोस्टली चीज़ें जो एडमिसिबल होती हैं दे आर रेलिवेंट ऑल्सो. ओके, सो इफ़ यू सी रेलिवेंसी जो है दैट इज़ अ बिगर सर्कल एंड इफ़ यू सी एडमिसिबिलिटी जो है दैट इज़ अ स्मॉलर सर्कल. ओके, सो एडमिसिबिलिटी जो है दैट कम्स अंडर relevancy. This should be noted. Okay. Moving further, closely connected facts. So जो ये heading है ये add करी गई है दोबारा से, ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी. ओके, एंड जो हमारा सेक्शन 4 है दैट वाज सेक्शन 6 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच वॉज फेमसली नोन एज Res Gest J, and now section 4 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam is known as Res Gest J. What is Res Gest J basically? Res Gest J is
क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स और फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। रेस जेस्टे का मतलब है कि एक चेन बननी चाहिए इवेंट्स की। दिस इज बेसिकली फॉर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ओके, जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो वहां पर दे शुड बी सो क्लोजली कनेक्टेड कि आपको एक पैटर्न नजर आए। आपकी जो स्टोरी है या आपका जो क्राइम है दैट इज एक चेन में कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गैप है, क्योंकि अगर कहीं पे गैप आ गया तो वहां पर आपका जो रेस जेस्टे है दैट विल ब्रेक, द चेन विल ब्रेक, एंड एज सून एज द चेन ब्रेक्स वहां पर इसका कोई मतलब नहीं रहता, एंड देयर इज ऑलवेज अ बेनिफिट ऑफ डाउट दैट इज गिवन टू द एक्यूज्ड। ओके, सो हमारा सेक्शन 4 जो है that is relevancy of facts forming part of same transaction. This is the same, it has not changed, the language of the section has not changed, even the heading of the section has not changed. Okay, so यहाँ पर क्या है, facts though not an issue, connected facts connected with facts in issue or relevant facts. Okay, so हमने ऊपर पढ़ा था what are relevant facts and what are facts in issue. बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक चीज़ का आप फैक्ट इन इशू बना के उसकी हेडिंग बना के एंड देन यू कैन राइट। बट काफ़ी ऐसे फैक्ट्स होते हैं विच आर इन कनेक्शन विद द फैक्ट इन इशू। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, जैसे कि कहीं पे क्राइम हुआ है, अब वहाँ का सराउंडिंग्स क्या कह रहा है, दैट कैन नॉट बी अ फैक्ट इन इशू बट दैट इज डेफिनेटली अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड दैट इज डेफिनेटली अ रेलिवेंट फैक्ट यहाँ पर। ठीक है, विच आर सो कनेक्टेड, बिकॉज आप कहीं भी क्राइम सीन पर जाओगे, इफ यू सी द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप आसपास वाला एरिया देखते हो। क्यों? बिकॉज वो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं जो कि विच आर नॉट एन इशू, दे आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट कि they form a part of same transaction, they are relevant. Ab now it is not important that it should have happened or it should have occurred at the same time or at the same place. They can be at a different time and different places also. Okay, यहाँ पर illustrations भी हमारी same है, they have not changed. Guys please refer to the illustrations on your own because otherwise हमारा lecture बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे इफ यू सी केसेस हमारे हैं आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसने कहा था कि टेप रिकॉर्डेड एविडेंसेस आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6। दिस इज एन ओल्ड केस। मैं आपको क्या कहते हैं न्यू केसेस की लिस्ट एक बार आफ्टर वी फिनिश दी सीरीज, उसके बाद मैं आपको न्यू केसेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्दो मैंने अपने नेक्स्ट सेक्शंस में उनको इंक्लूड किया है, बट एक थॉरो लिस्ट जो होती है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है अंडर दिस सेक्शन ओनली, सेक्शन 4, हेयर से इज एडमिसिबल इफ कंटेम्परेनियस विद द फैक्ट्स आर सो क्लियरली एसोसिएटेड दैट दे आर पार्ट ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि हेयर से जो एविडेंस है, वैसे तो हम हेयर से एविडेंस को एडमिसिबल नहीं मानते, लेकिन अगर वो इतने क्लियरली कनेक्टेड है विद द पार्ट्स ऑफ द थिंग्स और द चेन ऑफ एविडेंसेस, तो वहां पर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 5, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 5 है वो पहले हमारा सेक्शन 7 था ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की हेडिंग थी इट वॉज ओनली टिल फैक्ट एंड इशू। यहाँ पर इन्होंने रेलिवेंट फैक्ट जो वर्ड है दैट हैज़ ऑल्सो बीन एडेड। ओके, बट इट मीन्स द सेम बिकॉज हमारी जो बॉडी थी ऑफ द सेक्शन उसमें रेलिवेंट फैक्ट वॉज इंक्लूडेड। ओके, सो अब हमारा सेक्शन 5 क्या कह रहा है, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट एंड इशू और विच कंस्टिट्यूट द state of things under which they happened or afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. So मैं आपको ये जो सेक्शन है इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो इफ़ यू सी, एक पार्टी है पार्टी ए और एक पार्टी है पार्टी बी। ओके, तो अब क्या होता है कि हमारी जो ए पार्टी है दैट इज़ इन्वाइटेड टू बीज हाउस फॉर सम पार्टी यू कैन से और डिनर और वॉट एवर। ठीक है, तो जो हमारी ए पार्टी है वो जाती है बी के घर में। अब क्या है कि ए जो है
वो दोस्त तो है इसका, लेकिन ये यहाँ पे जेलस है ऑफ बी, ऑफ समथिंग यू कैन से कि उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ही हैज़ अ गुड लाइफ और गुड करियर, वॉट एवर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ए के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, सॉरी, ए के पास एक ओकेजन बनता है यहाँ पर कि वो बी के पास जा रहा है। तो दिस इज़ अ, यू कैन से दिस इज़ एन ओकेजन कि बी, ए के पास एक अब टाइम है कि वहाँ पर जाकर वो कुछ सोच सकता है, कुछ कर सकता है। व्हाट इज़ द कॉज? कॉज क्या है? जेलिसी, जेलिसी ऑफ कॉजिंग हर्ट टू बी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अब हमारा इफ़ यू सी इफ़ेक्ट क्या होगा अगर ए वहाँ पर जाकर बी को फॉर एग्जाम्पल मर्डर कर देता है या फिर उसे हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। तो इफ़ेक्ट क्या है वहाँ पर? मर्डर या फिर ग्रीवियस इफेक्ट, ग्रीवियस हर्ट। ओके, एंड हमारी जो स्टेट ऑफ थिंग्स हैं वो क्या होंगी, विच हैपेंड वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ए गया वहाँ पर, आराम से थोड़ी देर रुका, उसने सारा कुछ ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर क्या रखा है क्या नहीं। सडनली ही फाइंड्स अ नाइफ देयर, ठीक है, वहाँ पर वो सोचता है कि ठीक है अब बी जो है वो ही इज़ बिजी इन सम वर्क, तो वो मौके का फ़ायदा उठाकर चाकू लेता है और ए को सॉरी बी को मार देता है। तो यहाँ पर जब ए बी को मार रहा है तो वो जो स्टेट ऑफ थिंग्स हैं जो कैसे एक लय में, एक किसी पैटर्न में हुई हैं, उसे स्टेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या हुई यहाँ पर? अपॉर्चुनिटी फॉर अकरेंस, यानी कि ए ने देखा कि बी अकेला है, ठीक है, एक चाकू पड़ा है, बी अकेला है, बी देख नहीं रहा है, तो वहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि दिस इज़ द पॉइंट कि यहाँ पर मैं एक एक्शन ले सकता हूँ। सो यहाँ पर हमारा ओकेजन भी हो गया। ओकेजन हुआ जब क्या कहते हैं, ए को पता चला कि वो डिनर पे जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो अकेला होगा, दैट इज़ द ओकेजन। कॉज क्या हो गया कि ही वॉज जेलस ऑफ बी बिकॉज बी वॉज फेमस, बी हैड सम बी वॉज मोर सक्सेसफुल देन ए। इफेक्ट क्या हो गया? ग्रीवियस हर्ट या फिर मर्डर, जो भी हुआ एंड में, दैट इज इफेक्ट। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या हुई कि द things which happened in the surroundings, the way the things led to murder or grievous hurt, that is known as state of things। वहाँ की situation कैसी थी, घर की situation कैसी थी, कोई था आसपास की नहीं था, all the circumstantial things which were there। okay, opportunity क्या थी कि अकेले देखा उसने बी को and then he attacked। so this is the whole section 5। if you see जो illustrations हैं they have not been changed, so kindly read those illustrations from your bare act। Next section is section 6, motive, preparation, previous and subsequent conduct। अब ये जो section है that was section 8 under Indian Evidence Act हमारे, ठीक है। So हमारे इस section का main जो हमारे जो main key points है that are motive, preparation, conduct of the party or of the agent, ठीक है। यहाँ पे जो conduct है वो party या फिर agent का हो सकता है to any suit or proceeding in reference to such suit और फैक्ट एंड इशू, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारी पार्टी है और जो हमारा एजेंट है वो अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट करता है विच इज़ रिलेटेड टू हमारा सूट या फिर फैक्ट एंड इशू, दे आर रेलिवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो बच्चे काफ़ी बार पढ़ना भूल जाते हैं या फिर स्किप हो जाते हैं, समझ नहीं आता, दैट इज़ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट टू द प्रोसीडिंग इफ इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये यहाँ पर क्या कह रहा है? ये यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है, यानी कि मैं प्लेंटिफ हूँ, ठीक है, तो माई कंडक्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट हेयर। यू कैन नॉट जस्ट से कि जिस पार्टी ने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि किसी एक ने मर्डर किया है, तो वहाँ पर मर्डर के का मोटिव हो सकता है, ठीक है, कोई भी मोटिव हो सकता है कि उसने मुझे तंग किया था, कुछ भी किया था, दैट कैन बी द मोटिव, बट दैट इज़ फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड। वाई? बिकॉज उसने अपना क्राइम किया, ठीक है, एक्यूज साइड यू कैन से। और जो हमारा प्रिपरेशन है दैट विल ऑल्सो बी फ्रॉम यू कैन से एक्यूज साइड। लेकिन कंडक्ट जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स। ओके, यानी कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन यानी कि प्लेंटिफ यानी कि हमारा क्या कहते हैं जो हमारा विक्टिम है, ठीक है, एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है इज सब्जेक्ट टू प्रोसीडिंग, ठीक है, वहाँ पर प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है, ठीक है, एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट हेयर। ओके, यानी कि किसी भी एक एक्शन लिए जैसे कि मर्डर किया,
तो उससे प्रीवियस क्या कंडक्ट था, फॉर एग्जांपल वो गया कहीं से जाके चाकू चाकू खरीदा, ठीक है, या फिर कहीं गया वहाँ से जाके पॉइजन खरीदा, दैट इज़ प्रीवियस कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या कह सकते हैं, अगर चाकू था मर्डर वेपन, वो जाके कहीं पे छुपा दिया उसने, दैट इज़ सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से लाइक दैट। अब है हमारा एक्सप्लेनेशन 1। व्हाट डज एक्सप्लेनेशन 1 सेज? एक्सप्लेनेशन 1 सेज दैट कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स अनलेस एक्सप्लेन्स द फैक्ट्स, ठीक है। कंडक्ट जो है इट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, किसी कही हुई बात जो है दैट कैन नॉट बी कंडक्ट अनटिल एंड अनलेस वो कोई एक फैक्ट या फैक्ट एंड इशू को एक्सप्लेन कर रही है कि वाई एंड या फिर हाउ इट हैपेंड, ओके। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन इन प्रेजेंस हियरिंग दैट इफेक्ट्स हिज कंडक्ट, यानी कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शोर मचा देते हैं कहीं पे पब्लिक में कि एक टेररिस्ट घूम रहा है। अब वहाँ पर क्या होता है, बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो नॉर्मली खड़े, लेकिन जो टेररिस्ट होता है उसको शक होता है कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो जब वो वहाँ से भागने लगता है वो उसका कंडक्ट है। वाई? बिकॉज अ स्टेटमेंट वॉज मेड इन द पब्लिक कि यहाँ पर एक टेररिस्ट है, एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट स्टेटमेंट ही एक्ट्स इन अ सर्टेन मैनर, जो कि ये प्रूव कर देता है या फिर जो कि उसको एक शक के दायरे में ले आता है कि वाई डिड यू रन, है ना, कि तुम क्यों भागे। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन हमारा 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाउ, ओके। नाउ इफ वी मूव फर्दर, तो यहाँ पर केस है एक दिगंबर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये रीसेंट केस है 2003 का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इन गोइंग टू पुलिस स्टेशन एंड सरेंडरिंग बिफोर द पुलिस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज कंडक्ट, ओके। अब क्या है यहाँ पर, अगर मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया और वो जाके वहाँ पे पुलिस के पास चले जाता है कि ऐसे ऐसे मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कुछ क्या कहते हैं क्राइम कर दिया है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंडक्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड, ओके। नेक्स्ट इज एस कलीश्वरन वर्सेस स्टेट बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पोलाचाई टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु 2022। तो ये क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस मोटिव वुड नॉट बी रेलिवेंट एज सच, इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मोटिव प्लेज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन टू कंप्लीट द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ओके। सो डायरेक्ट एविडेंस जहाँ पर है हमारा, वहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है हमें मोटिव की, क्योंकि वहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ये क्राइम क्यों किया गया है। लेकिन जहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं वहाँ पर हमें एक लिंक बिठाने के लिए मोटिव को भी कंसिडर करते हैं। अदरवाइज इफ़ यू सी, तो हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है, ये जो कि पहले अपना इंडियन पीनल कोड था, ठीक है, IPC जो था, उसमें इफ़ यू सी मोटिव इज़ इररेलेवेंट, कहीं पर भी बोला नहीं गया है कि मोटिव इज़ रेलेवेंट। इफ़ यू सी क्राइम हुआ है तो वहाँ पे द कोर्ट्स विल नॉट कंसिडर द मोटिव, बट इफ़ यू सी इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाउ, तो वहाँ पर मोटिव को रेलिवेंट किया गया। वाई? देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज में दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके। मूविंग ऑन फर्दर, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, ओके, एंड ऑल्सो जो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस दी गई हैं दे आर ऑल्सो द सेम, सो काइंडली रीड दोज इलस्ट्रेशंस ताकि आपको क्लैरिटी मिले इस सेक्शन की, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 7, facts necessary to explain or introduce fact in issue or relevant facts, that was under section 9 of Indian Evidence Act earlier, okay। तो ये जो section 9 था, सब लोग इसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम से याद रखते हैं, बट आई वुड से यहाँ पर सिर्फ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है। टू क्लैरिफाई दिस आई हैव मेड सम पॉइंटर्स यहाँ पर, इफ़ यू सी, ये सब चीज़ें गिवन हैं हमारे सेक्शन 7 में ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाउ, ओके। सो जितने भी फैक्ट्स हैं विच एक्सप्लेन, विच इंट्रोड्यूस, विच सपोर्ट और रिबट या फिर इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, तो हमारी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ना, दैट कैन ऑल्सो बी फॉर अ थिंग, इट इज़ नॉट ओनली फॉर अ पर्सन, ओके। उसके बाद फिक्स टाइम और प्लेस ऑफ विच व्हेन द फैक्ट हैपेंड, या फिर रिलेशन ऑफ पार्टीज, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पार्टीज दैट ट्रांजैक्टेड टुगेदर, ओके। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे सेक्शन 7 के अंडर रेलिवेंट करी गई है। अब इसको हम रेड विद करेंगे सेक्शन 54 ऑफ BNSS से। ये पहले हमारा 54A था ऑफ हमारा CRPC, ओके, जहाँ पर हम बात करते थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। वहाँ पर हमारे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई है। जो केसेस है इसके अंडर वो है उमेश चंद्रा एंड अदर्स
वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2021, ये लेटेस्ट केस है। यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टीआईपी इज टू इंश्योर दैट इन्वेस्टिगेशन वॉज प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन वेयर एक्यूज्ड वॉज अननोन। ठीक है, तो जो हमारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट, कि जो विटनेसेस हैं उन्होंने हमारे एक्यूज्ड को या जो सस्पेक्ट है उसको नहीं देखा है, पर अगर वहाँ पर सस्पेक्ट कभी देख लेता है एक्यूज्ड को तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का तो पूरा मतलब ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पर होगा, इट विल ऑलवेज बी ऑन प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश कि टीआईपी वॉज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ओके, नेक्स्ट इज राजेश एलियस सरकारी and another versus state of Haryana 2020. Finding guilt cannot be based purely on the refusal of the accused to undergo TIP. यानी कि ये यहाँ पर कह रहा है कि जो TIP है, अगर accused मना कर देता है कि मैं TIP नहीं करवाऊँगा अपना, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है। वी कैनॉट से प्रेमा फसाई कि वो उसी की गलती है तभी वो नहीं चाहता। वी कैनॉट मेक अजम्पशंस इन लॉ। ओके, वी हैव टू बी क्लियर, देयर शुड बी सम एविडेंस कि उसने क्राइम किया है। फर्दर, प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशंस वर ऑल्सो क्लैरिफाइड अगेन अंडर दिस केस। गाइज, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू हेयर अंडर सेक्शन 7 हमारा जो TIP है यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, दैट इज़ अ corroborative piece of evidence. It can never be a substantial piece of evidence. Okay. Next is Section 8. What does Section 8 says? It was earlier Section 10 of Indian Evidence Act. Okay. The things said or done by the conspirator in reference to common design. ठीक है. This deals with conspiracy part of हमारा भारतीय न्याय संहिता. Okay. This is basically based on principle of agency. ठीक है. What does it say? It says 2 or more persons. हमने ये 2 or more persons कहाँ पढ़ा है? IPC में, आप सबको याद होगा. ठीक है. Common intention जहाँ आता है वहाँ पढ़ा है हमने. ठीक है, 2 or more persons के बारे में. So this is the same thing. It says 2 or more persons conspired to commit offense और actionable claim. दोनों हैं included इसमें, offense भी और actionable claim भी. ठीक है. तो एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन, यहाँ पर क्या है, किसी भी एक बंदे के उस पर एनीथिंग सेड और डन और रिटन इन कॉमन इंटेंशन आफ्टर टाइम व्हेन इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम। यानी यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2 लोग हैं उनमें प्रायर कॉमन ऑफ इंटेंशन जो है वो शेयर हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि उनकी इंटेंशन शेयर्ड नहीं है, देयर इंटेंशन शुड बी शेयर्ड। ओके, सो then it will be relevant against each other. ठीक है, against one person. Okay, of in the same manner. Next is, और जो हमारा principle of agency है, it was under which sections? Tell me. 120A and 120B of IPC. Now it is under section 61 clause A and clause B of भारतीय न्याय संहिता. यहाँ पर हम मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर का जो केस है उसको रेफर करेंगे. ठीक है. Moving on to next section, section 9, which says when facts not otherwise relevant become relevant. Okay, इसका बहुत एक फेमस वो है, that is plea of alibi यहाँ पर. ठीक है, means elsewhere. तो what does it say? It says it was under section 11 of Indian Evidence Act. What does it say? It says if inconsistent with the fact in issue or relevant fact by themselves or in connection with other fact, existence or non-existence highly probable or improbable. यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल कर आते हैं जहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल या फिर प्रॉबेबल कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता या ऐसा कुछ हुआ ही है. फॉर एग्जाम्पल वी से प्ली ऑफ एलिबाई में इफ़ द पर्सन सेज कि एक क्राइम है जो कि फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा में हुआ है, बट देन वो जो पर्सन था दैट पर्सन वॉज इन डेली. ओके, तो इट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल कि वो जो पर्सन है जिस पर जो एक्यूज्ड है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, ही कैन बी एल कैलकाटा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हो सकता है वहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई में फॉर एग्जांपल ATM में गए, वहाँ पे वो कैमरा में उसकी शक्ल आ गई है कि ओके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो ATM में था दिल्ली में. हाउ कैन ही बी इन कैलकाटा, है ना. तो दैट इज़ नोन एज प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि मैं तो वहाँ पर मौका वारदात पर था ही नहीं. ओके, सो द मेन केसेस हेयर
आर दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव। ठीक है, ये जो है हमारा सेक्शन 11, इवन यहाँ पर भी इसकी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, इसके जो लैंग्वेज बॉडी है ऑफ द सेक्शन उसमें भी कोई चेंज नहीं है, इवन द इलस्ट्रेशंस आर सेम। ओके, मूविंग ऑन फर्दर सेक्शन 10। अब यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है स्मार्टली, बट इट मीन्स द सेम। ओके, जो हमारा सेक्शन 10 है BSA का, इट सेज फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। ओके, जो हमारा सेक्शन 12 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो यही चीज़ उल्टे में कहता था, वो कहता था इन सूट्स फॉर डैमेजेस। यहाँ पर इन सूट्स ऑफ डैमेजेस जो है वो यहाँ पर नीचे कर दिया इन्होंने, एंड ऑफ द सेंटेंस में कर दिया, यानी कि सेंटेंस फ्रेमिंग ही चेंज हुई है यहाँ पर। फिर कॉमा लगा के था वहाँ पर फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल, यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट ही ऐसे कर दिया फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल, ओके, टू डिटरमाइन द अमाउंट। सो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डैमेजेस क्लेम्ड एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट विच ऑट टू बी अवॉर्डेड। ओके, तो यानी कि जो डैमेजेस यहाँ पर क्लेम किए गए हैं वो कोर्ट को अलाउ करते हैं टू डिटरमाइन कि कितना अवार्ड जो है वो देना चाहिए हमारे केस में। ओके, तो यहाँ पे इफ़ यू सी वी रीड इट विथ सेक्शन 50 विच सेज कैरेक्टर एज इफेक्टिंग डैमेजेस। ठीक है, हाउ कैन अ कैरेक्टर इफेक्ट द डैमेजेस, जो कंपनसेशन दिया जाएगा हमारा एक केस में, हाउ कैन अ कैरेक्टर इफेक्ट दैट। नेक्स्ट इज हमारा सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हम लोग लिंकिंग करते हैं ऐसे। ठीक है, ये कैसे रेलिवेंट है इसके साथ, कौन सा सेक्शन जो है आप किसके साथ पढ़ सकते हैं, किसका क्या बैकग्राउंड है, वो मैंने सेक्शंस आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं। सो काइंडली रीड दीज सेक्शंस विद दिस इफ़ यू कैन, इफ़ यू कांट तो हम ये बाद में कवर करेंगे एज सच। ओके, मूविंग ऑन फर्दर टू सेक्शन 11। व्हाट डज सेक्शन 11 सेज? सो हमारा सेक्शन 11 सेज फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ओके, दिस वाज सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हमारा यहाँ पर राइट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल राइट एज वेल एज पब्लिक राइट, एंड जो कस्टम है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कस्टम्स। ओके, सो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेयर द क्वेश्चन is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. That is, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. ठीक है, they are relevant. यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो पास्ट में हुआ है जिससे कोई राइट या फिर कोई कस्टम जो है या तो वो बनता है या तो वो क्लेम किया जाता है या उसको बदल दिया जाता है या फिर वो पहचाना जाता है या फिर वो यहाँ पर असर्टेड होता है या डिनाइड होता है, उसको मना कर दिया जाता है, ये ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी वारदात जो है दैट विल बी रेलिवेंट। ओके, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर इंस्टेंस। अब कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस हो सकता है? कोई भी ऐसा एक मौका या फिर कोई भी ऐसी एक पास्ट में कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर, या फिर यहाँ पर जजमेंट्स भी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट जो जजमेंट्स हैं इवन दे आर इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पर कोई राइट या कस्टम क्लेम हुआ गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है, या फिर उसका जो एक्सरसाइज है दैट वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड, वो सब कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, सो इवन यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है इन द हेडिंग और द you can say the body of the section. Moving on further, इसके जो illustrations हैं even they are same, उसमें भी कोई change नहीं है। ठीक है, moving on further, हमारा section 12 which was section 14 in Indian Evidence Act, it says fact showing existence or state of mind or body or bodily feeling. तो अब हमारे यहाँ पे state of minds क्या क्या हैं? ये है इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल। ठीक है, टुवर्ड्स पर्सन और शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग रेलिवेंट व्हेन दे आर इन इशू। ठीक है, व्हेन द इंटेंशन, व्हेन द स्टेट ऑफ माइंड और द स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स आर इन इशू, तो वहाँ पर दे विल बी रेलिवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड शुड बी पर्टिकुलर। ऐसा नहीं है कोई वेग स्टेट ऑफ माइंड है, जनरल स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पर्टिकुलर, रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है वेयर कमीशन ऑफ प्रीवियस ऑफेंस रेलिवेंट देन पनिशमेंट इज ऑल्सो रेलिवेंट। ठीक है, अब हमारा कोई पास्ट में कोई कन्विक्ट हुआ है कोई इंसान,
तो वहाँ पर उसका कन्विक्शन अगर रेलिवेंट है तो वहाँ पर जो उसको पनिशमेंट दी गई है, जो उसको जो एंड रिजल्ट था, जो जजमेंट दिया गया, इवन दैट इज कंसिडर्ड रेलिवेंट। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये मान लें कि हाँ भाई उसने ये क्राइम किया था, नहीं, उसके लिए उसको सज़ा क्या दी गई थी, इवन दैट इज रेलिवेंट। ठीक है, विद दिस वी हैव टू रीड सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा इवन यहाँ पर भी हमारी इलस्ट्रेशंस में कोई चेंज नहीं है गाइज, बहुत सारी इलस्ट्रेशंस है, सो यू हैव टू रीड दीज इलस्ट्रेशंस। एंड जो हमारा सेक्शन 12 की जो इलस्ट्रेशन है दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्शन जो है कौन सी इलस्ट्रेशन जो है दैट रेफर्स टू बॉडीली फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड्स। ओके, ऑन फर्दर टू आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 13. ओके, सेक्शन 30 says, which was earlier section 15 of Indian Evidence Act, facts bearing on question whether act was accidental or intentional. Okay, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि when there is a question whether an act was accidental or intentional or with a particular knowledge or intention, the fact that such act forms part of a series or similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस हमारा वो है इलस्ट्रेशन विच सेज कि एक बंदे ने एक अपने घर को आग लगा दी थी टू ऑब्टेन इंश्योरेंस मनी। ठीक है, नाउ द फैक्ट कि वो बंदे ने अपने बहुत सारे पुराने जितने भी घर थे जिनमें वो रहा था उन सबको इंश्योर किया गया था और उन सभी में आग लगी थी इज़ रेलिवेंट फैक्ट। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप 4 घर चेंज करो और चारों में ही आग लग जाए एंड इवेंचुअली आपको इंश्योरेंस मनी मिल रहा है। सो दिस इज़ नोन एज कि इट इज़ इंटेंशनल, इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल। ओके, सो दीज काइंड ऑफ जो हमारे फैक्ट्स हैं दे विल बी रेलिवेंट। ओके, बाकी सब इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लें, दे आर द सेम, they have not been changed. Next हमारा last section for the day is section 14 which states that existence of course of business when relevant. यहाँ पर क्या कह रहा है, when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is relevant. यानी कि अगर कोई चीज़, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो किसी एक मैनर से होनी थी और उसी मैनर से हुई है तो दैट इज़ रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी illustration 1 which clearly explains this section is the question is whether a particular letter was dispatched. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि a particular letter जो है वो dispatch हो चुका था। ठीक है, तो अब ordinary course of business में क्या होता है कि all the letters जो कि लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं they are taken to the post and then particular letter was put in that place are relevant। यानी कि जितने भी लेटर्स हैं सारे के सारे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लेकर जाते हैं अपने पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी लेटर साथ में गया है, दैट इज़ रेलिवेंट। अब ये तो हम बाद में जाकर जब केस की गहराइयों में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इस लेटर में क्या हुआ था। बट इफ़ यू सी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई पोस्टमैन बोलते हैं जी हाँ मैंने वहाँ से पोस्ट उठाए एंड देन मैंने उनको सारे पोस्ट को लेकर गया पोस्ट ऑफिस में, दैट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट। ओके, so that's it for today guys. I hope you really liked this session. We will be continuing with this series of BSA. So please like, share and subscribe to my channel and keep loving and supporting us. Thank you so much.